Student, now we explain the growth part and growth phase of oogenesis. क्या क्या बदलाव हो रहा है ग्रोथ फेज में, इसे आप अच्छी तरह से समझें, क्योंकि मैंने कहा था कि oogenesis में ग्रोथ फेज के दौरान जो भी चेंज हो रहे हैं उसमें बताऊंगा. नाउ ग्रोथ फेज, चेंजेस इन ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. एट फर्स्ट, पहला पॉइंट, इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल. सो फर्स्ट, इंक्रीज द साइज ऑफ द सेल. तो सेल का साइज है वो इंक्रीज करेगा. दूसरा, द सेल इज कॉल्ड, अब जो ग्रोथ फेज में एंटर करने वाले सेल है इसे कहेंगे प्राइमरी oocyte. द सेल इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte. इस सेल को प्राइमरी oocyte कहेंगे और ये डिप्लॉयड होता है 2n के फॉर्म में. क्लियर. अब देखो, ग्रोथ फेज में जो भी सेल्स हैं उसके अंदर में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज करने से उनके जो आकार है उसका साइज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक लिक्विड्स हैं वो बढ़ेंगे, प्रोटीन्स बढ़ेंगे, केमिकल्स बढ़ेंगे, तो इसके अंदर में सभी इंक्रीज करेंगे. थर्ड पॉइंट्स में अगर मैं बात करूं तो हार्मोनल एक्शन, हार्मोनल एक्शन स्टार्ट. अब जैसे ही ये आपके ग्रोथ फेज में एंटर करेगा, ग्रोथ फेज के एंटर के बाद कुछ समय तक तो ये स्टॉप में रहेगा मियोसिस फर्स्ट के फॉर्म में. आफ्टर दैट प्यूबर्टी स्टार्ट होते ही ये हार्मोनल एक्शन स्टार्ट होगा इन प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी जो होता है इस समय पे हार्मोन एक्शन स्टार्ट हो जाएगा. क्या क्या होगा जरा देखो. एट फर्स्ट, हाइपोथैलेमस. सेकंड, एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी. थर्ड, ओवरी. और इसमें क्या क्या एक्शन हो रहा है. एट फर्स्ट, व्हेन फीमेल एंटर इनटू प्यूबर्टी, देन हाइपोथैलेमस रिलीज GnRH, फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन. ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से सिक्रेट करेगा. तो एंटीरियर पिट्यूटरी 2 टाइप के हार्मोन यहाँ से रिलीज करेंगे. एक का नाम होगा LH और दूसरा FSH. फीमेल के लिए LH टर्म यूज़ करते हैं एंड इट्स नेम इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. मेल के लिए भी आप LH टर्म यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेल के लिए यूज़ करोगे ICSH, ये पर्टिकुलर है, लेकिन फीमेल के लिए आप ICSH यूज़ नहीं कर सकते. इसका क्या मतलब हुआ, यानी LH टर्म मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, बट ICSH टर्म केवल मेल के लिए यूज़ होगा क्योंकि इंटेस्टिनल सेल मेल में होता है. तो ये था ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. और FSH इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये सभी यहाँ पर एक्शन में आएंगे. तो ओवरी जो है ये एक्साइटेड कंडीशन में 2 हार्मोन रिलीज करेगा और ये फीमेल हार्मोन होंगे. वन नेम इज एस्टेरोजन एंड सेकेंड इज प्रोजेस्टेरॉन. तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो रिलीज होगा. तो ओवरी से क्या बनेगा, ओवम बनेगा. तो ओवरी से ओवम बनेगा और ओवम हैप्लॉइड फॉर्म में होगा. तो ग्रोथ फेज के टाइम पे हार्मोन एक्शन होगा और ग्रोथ फेज खत्म होने के बाद मैचुरेशन फेज के एंट्रेंस पे ये ओवम का फॉर्मेशन होगा. तो ओवम का फॉर्मेशन जो ये देख रहे हो ये मैचुरेशन फेज के टाइम पे हो रहा है. तो इट्स टाइप ऑफ फेज इज मैचुरेशन फेज और बाकी जो फॉर्मेशन पॉइंट्स हैं वो ग्रोथ फेज के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है. फिर इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ग्रोथ फेज के अगर मैं बात करता हूँ कि सर ग्रोथ फेज के टाइम पे पर्टिकुलरली हो क्या रहा है, तो ग्रोथ फेज के टाइम पे साइज इंक्रीज हो रहा है सेल का. दूसरा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये जो फीमेल हार्मोन है इट इज़ मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम होगा.
जब ये मैक्सिमम होगा इन दैट टाइम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर इन फीमेल, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, स्वीट वॉइस होगा, हाई पिच टोन जिसे हम बोलते हैं, बूटक रीजन पे फैट डिपॉजिट होगा। तो दिस आर द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट एंड दैट हार्मोन इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड सेकेंड पॉइंट LH एंड FSH जो होगा इज मैक्सिमम, ये जो हार्मोन होगा ये हार्मोन भी मैक्सिमम होगा ग्रोथ फेज के टाइम पे। तो ग्रोथ फेज पे ये एक्ट होगा और मैचुरेशन फेज आते आते ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये था कुछ पॉइंट्स। अब देखो इस ग्रोथ फेज के जो पॉइंट्स है इसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ग्रोथ फेज में जो भी पॉइंट्स है इसको जो भी चेंजेस हो रहे हैं इस चेंजेस को 4 फेजेस में या 4 टाइप में डिवाइड किया गया। वन इज नोन एज प्री वाइटेलोजेनेसिस, वन इज नोन एज प्री वाइटेलोजेनेसिस, सेकंड इज चेंज इन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो देखा जा सकता है। थर्ड, चेंज इन न्यूक्लियस, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड फोर्थ, वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस का मतलब होता है वाइटल्स फॉर्म यानी यॉक का फॉर्मेशन। वाइटेलोजेनेसिस दैट मीन्स यॉक फॉर्मेशन। वाइटेलोजेनेसिस में यॉक का फॉर्मेशन होता है। और सर यॉक किसे कहते हैं? यॉक का मतलब होता है एक ऐसा प्रोटीनस पार्ट जो एक के मिड पार्ट में होते हैं। आपने मुर्गी के अंडे देखे होंगे, उसके ऊपर एक तरह का सेल होता है, सेल को ब्रेक करते हैं तो अंदर प्रोटीनस पार्ट होता है जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसके बीच में येलो कलर का या स्लाइट रेडिश कलर का कुछ लिक्विड होता है जिसे यॉक कहते हैं। ह्यूमन बीइंग के जो ओवम होते हैं इसको भी आप एग कह सकते हो, ये हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। और ये जो एग होते हैं इससे जो ओवम हम जिसे हम कह रहे हैं ये ओवम में कोई सेल नहीं है, बाहर में कोई कवच नहीं है। अंदर अगर हम बात करें तो यॉक इसमें बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होगा और ये सब इसमें बनेंगे। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इनको हमें देखना है। तो पहला प्री वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस में क्या हो रहा है? तो इसमें सबसे पहली बात है कि इस टाइम पे इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। सेल का साइज इस समय इंक्रीज करेगा और सेल का जो साइज इंक्रीज कर रहा है इसका मेन कारण है सेल ग्रोथ फेज में एंटर कर रहे हैं और ये प्राइमरी oocyte के फॉर्म में आ रहे हैं और इसमें सेल ऑर्गेनल्स वगैरह जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स फॉर्म एंड इंक्रीज देयर नंबर। और सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो फॉर्मेशन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में ये बन रहे हैं। सेकंड, चेंज इन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म। चेंज इन द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स के नंबर चेंज होंगे एंड इंक्रीज साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा बनेगा साइटोप्लाज्म, तो सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स है मेनली राइबोसोम, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत स्पेसिफिक पाथ के फॉर्म में ये फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा increase their number, so size of the cell increase।
इसलिए सेल का साइज इंक्रीज करता है। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड ऑल्सो इंक्रीज। अब साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी इसमें इंक्रीज करेगा, तो जो इसमें प्रोटीन्स हैं एंड केमिकल्स है वो इंक्रीज होगा, तो इसमें बहुत सारे सेलुलर पार्ट इंक्रीज होकर ये साइज में बिग हो जाएंगे। आप जानते हो कि ये मैं ह्यूमन बीइंग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ओवम की बात कर रहा हूँ। ओवम इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ माइक्रोस्कोपिक। सेल एब्सेंट होगा लेकिन ओवम में ये सारे पॉइंट्स हैपनिंग होंगे। और अगर इन जनरल में बात करता हूँ कि सबसे बड़े सेल के फॉर्म में कौन है, तो ऑस्ट्रिच का एग। अब ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो अगर फर्टिलाइज फॉर्म में है तो सिंगल सेल है, अनफर्टिलाइज्ड है तो हैप्लॉइड है। और वो जो एग है इतना बड़ा, वो एक सेल है मान लो, और एक सेल होकर के उसके अंदर में यक है, उसके बाहर में सेल है, उसके अंदर में स्पेसिफिक पॉइंट्स में प्रोटीन है, केमिकल्स है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए है, वो सब उसमें है। इसमें भी वो सब है। नेग्लिजिबल स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में होने के बाद भी इस ओवम में ये सारे पॉइंट्स हैं, और ये सभी जो भी ओवम होते हैं उनमें हैपनिंग होते हैं। बट अलग अलग तरह के ओवम में अलग अलग तरह के ग्रोथ फेज में चेंजेस होते हैं, जिसमें को मैं अलग से बता दूंगा। बट अभी ह्यूमन बीइंग आपको फोकस करना है, तो ह्यूमन बीइंग में ये सब हो रहा है। एंड थर्ड इज चेंज इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या चेंज होगा? तो स्टूडेंट, यू नो द जेनेटिक मटेरियल दैट द डीएनए प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। सो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सी कहानी, यस होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल डिटरमाइन करेंगे कि किस तरह का सेल बनना है। ग्रोथ फेज में सेल है, दैट मीन्स ये डिप्लॉयड है। तो जो डीएनए है इट इज अ डिप्लॉयड, यानी ये डिप्लॉयड फॉर्म में अभी है। एक डीएनए का सेगमेंट, दूसरा डीएनए का सेगमेंट, इस तरह के सेगमेंटल पॉइंट में है। और ये जो सेगमेंटल पॉइंट्स है, अब जैसे ही बायोटेलोजेनेसिस में एंटर करेगा ये सेगमेंट अलग हो जाएंगे, और ये जो है जेनेटिक मटेरियल को मेंटेन रखने का काम करेंगे। और इसमें इंक्रीज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, इंक्रीज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। और फोर्थ है वाइटेलोजेनेसिस। फोर्थ इज वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस में यॉक का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यॉक के फॉर्मेशन के पहले कुछ सेल ऑर्गेनल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे जो राइबोसोम्स मैंने अभी आपको बताया था, ये राइबोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो ये राइबोसोम्स बन चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं। और ये जो राइबोसोम्स है ये 2 टाइप के होंगे। वन इज 70S राइबोसोम एंड अदर इज 80S राइबोसोम। यू नो 70S राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोट्स अगर होता, और मैं अगर प्रोकैरियोट्स की बात करते तो 70S होता, और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो जनरली 80S के फॉर्म में होते हैं। मैं आपको ह्यूमन बीइंग पढ़ा रहा हूँ, तो ह्यूमन बीइंग में 80S राइबोसोम्स के फॉर्म में होंगे। और अगर मैं इसको सब यूनिट में डिवाइड करूं तो आप जानते हो इट्स सब यूनिट इज 30S प्लस 50S एंड इट्स सब यूनिट इज 40S प्लस 60S, और इस तरह के फॉर्म में ये होते हैं। इसको ऐड मत कर देना, 40, 60, 100 हो जाएगा, लेकिन इसके जो कॉम्बिनेशन पॉइंट्स में जो इंक्लूड हो जाते हैं उनको मिलाकर ये 80 ही रहते हैं। ऊपर में 30, 50, 80 होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन पॉइंट में यूज़ होने के बाद 70 रहते हैं। ये इसी फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो राइबोसोम्स आ गए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब जो न्यूक्लियस आपने देखा उसमें डीएनए था। इस डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। डीएनए तो है, अब डीएनए के साथ साथ इसमें डिफरेंट RNAs आर फॉर्म्ड। अब इसमें बहुत सारे RNA फॉर्म करेंगे। आप जानते हो इन जनरल RNA 3 टाइप्स के होते हैं। mRNA दैट मीन्स मैसेंजर RNA, rRNA मतलब राइबोसोमल RNA, tRNA मीन्स ट्रांसफर RNA। ये तीनों टाइप के RNA का फॉर्मेशन होगा। एक पॉइंट याद रखना, इस समय ग्रोथ फेज के टाइम पे rRNA, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ,
rRNA and tRNA form मैक्सिमम, ये दोनों बहुत ज़्यादा बनेंगे। और एक खास बात, mRNA इसका मतलब नो डाउट इन दोनों से कम बनेगा, लेकिन mRNA का भी अपना रोल है। 10% ऑफ mRNA सेपरेट एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर करेक्शन इन जेनेटिक लेवल। अब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो फ्यूचर में उस करेक्शन को जेनेटिक लेवल पे ठीक करेगा ये 10% आरएनए। और ये जो 10% आरएनए होता है इट कॉल्ड इनफॉर्मोसोम। अब बच्चों समझना इनफॉर्मोसोम्स क्या है। जैसे हमारे डीएनए में जो भी नाइट्रोजनस बेस हैं वो अलग होंगे, सिंगल सेगमेंट में आएंगे, फिर एक चला जाएगा सेकेंडरी oocyte में, एक चला जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी में, फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाएगा और सेकेंडरी oocyte वाला आगे पार्टिसिपेट करेगा, फिर उससे ओवम बनेगा, फिर सेकेंड पोलर बॉडी, फिर वो डिजेनरेट कर जाएगा। ये होता है। अब इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि अगर किसी कारण से डीएनए का सेगमेंट में कोई नाइट्रोजनस बेस मिस कर गए रीड करने में, प्रूफ रीडिंग ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में प्रूफ रीडिंग मिस हो गया तो कॉपी को फिर से राइट करने के लिए ये 10% mRNA जो अब बन रहे थे इसमें 90% तो यूज हो जाएगा और 10% अलग होकर के प्रिजर्व रहेगा। और ये 10% आ जाएगा कि भाई मेरे ऊपर उसका कॉपी पॉइंट बना हुआ है। अगर किसी तरह के डीएनए में प्रॉब्लम्स है, उसके सेगमेंटल पॉइंट्स को आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो मेरे कॉपी से आप उसे मैच कर लो और ये मैच करा करके उसके डीएनए की कॉपी को फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से 10% mRNA सेपरेट होकर के प्रिजर्व रहेंगे और जेनेटिक लेवल पे किसी भी तरह का कोई करेक्शन होगा तो उसको ठीक कर देंगे। इस 10% जो आरएनए है इसे ही इनफॉर्मोसोम कहते हैं। सो इट्स कॉल्ड इनफॉर्मोसोम। अब एक पॉइंट होता है इस जगह पे सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा का मतलब होता है जनरली प्रोटीन सिंथेसिस के पार्टिकल, और हमारे पास जो डीएनए है वो पार्टिसिपेट करेगा तो आरएनए के फॉर्म में जाएंगे और आरएनए जो होगा वो प्रोटीन को फॉर्म करेगा। और ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन है ये हो सकता है कि इसमें ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हो जो बाद में यॉक को या वाइटल न्यूक्लियस को फॉर्म करे। और डीएनए से आरएनए बनने को हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हैव टू कंप्लीट ऑन फॉर्म दैट प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये बाद में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी तरह के जेनेटिक मटेरियल यानी यॉक के फॉर्मेशन में। तो आपने देखा कि जो oogenesis हो रहे थे उसमें इन जनरल मैंने सिंपल बात किया था कि ग्रोथ फेज होता है एंड ग्रोथ फेज में जो भी सेल एंटर करते हैं दैट नेम इज प्राइमरी oocyte। यहाँ तक ठीक है। प्राइमरी oocyte इज डिप्लॉयड, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं तो अभी मैंने बताया कि मैनी टाइप ऑफ द हार्मोनल एक्शन हैपन इन दैट टाइम and this type of hormonal actions is complete in different region like the GnRH from the hypothalamus, anterior pituitary, LH, FSH, ovary, estrogen, progesterone and from the ovum। अगर मैं इसको फीडबैक के रूप में देखूं तो अगर मान लो ये ओवम ज़्यादा बन रहा है तो ये वही फीडबैक जाएगा नेगेटिव और GnIH आ जाएगा, गोनाडोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन। फिर ये दोनों निकलना बंद हो जाएंगे तो ओवरी से भी कोई हार्मोन नहीं निकलेगा, ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो this type of activity is feedback mechanism controlled and they have to directly participate to ovum formation। ग्रोथ फेज के पॉइंट में इसको 4 टाइप डिवाइड किया गया। प्री वाइटलोजेनेसिस यानी कोई भी इसमें यक का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वाइटलोजेनेसिस मतलब यक, तो ये इंक्रीज साइज हो रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, उसके नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहे हैं। फिर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स में मेनली राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इंक्रीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक लिक्विड है वो इंक्रीज कर रहे हैं तो सेल का साइज बड़ा हो गया। मैंने पहले ही कहा था कि ओवरी से ओवम को रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में आना है, कहीं मूवमेंट नहीं करना है इसको। फैलोपियन ट्यूब के पास फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म खुद आएगा अगर कॉपुलेशन हुआ हो तो, और आने के बाद
वो उसमें फर्टिलाइज करेगा। कॉपुलेशन मीन्स मेल एंड फीमेल व्हेन हैव टू पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट दैट कॉल्ड द कॉपुलेशन, और उसके बाद स्पर्म इसके पास आ जाएगा। एंड दैट आफ्टर दैट चेंज इन द न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं एंड इंक्रीज द साइज इन द न्यूक्लियस, क्योंकि वो जो भी साइज पॉइंट्स है वो उसके अंदर में सेलुलर पॉइंट्स वो इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल इंक्रीज हो रहे हैं, तो नो डाउट ये भी साइज इंक्रीज कर रहे हैं। और फाइनली वाइटोलेंसिस हो रहे हैं, इसमें राइबोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूकैरियोटिक फॉर्म में मेरे बॉडी की बात कर रहा हूँ तो ATS की बात करूँगा। एंड डिफरेंट RNA फॉर्म हो रहे हैं, mRNA, rRNA, tRNA। एक बात याद रखना, rRNA और tRNA इज द मैक्सिमम एंड 10% mRNA जो होंगे वो इसमें इन्फॉर्मोजोम के रूप में पड़े रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जेनेटिकली, और 90% इसमें पार्टिसिपेट करेगा और सेंट्रल डॉग्मा के फॉर्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये था ग्रोथ फेज के दौरान होने वाली पूरी की पूरी घटना। अब एक पॉइंट याद रखना कि वाइटोलेनेसिस की बात कर रहा हूँ, यॉक बन रहा है, तो ह्यूमन बींग में यॉक कैसा होगा, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग है और इसको अच्छे से समझ लेना। 1969 तक या उसके बाद कुछ सालों तक कैंट नामक एक साइंटिस्ट था, उसकी बातों को पूरे वर्ल्ड ने माना। कैंट ने कहा था कि ह्यूमन ओवम इज एलेसिथल, दैट मीन्स यॉक एब्सेंट। लोगों ने माना क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्टडी में वो जो है यॉक इतने कम होते थे, दिखते नहीं थे। बट आफ्टर दैट 1980 के बाद साइंटिफिक रिसर्च में पता लगा कि नहीं, यॉक में ओवम में यॉक तो होता है ह्यूमन ओवम में, और इसको वाइटोलेनेसिस बोल दो। वाइटोलेनेसिस में यॉक बहुत ही कम होता है जो दिखता नहीं है, बट होता है। शो इन द मॉडर्न डे, मॉडर्न टाइम ये कह सकते हो कि ह्यूमन ओवम इज माइक्रोलेसिथल, बहुत ही कम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में यॉक होता है। शो ह्यूमन ओवम इज माइक्रोलेसिथल। तो दोनों पॉइंट में लिख रहा हूं, अच्छे से याद रखें। कैंट एक साइंटिस्ट का नाम है, इन 1969 says that human ovum is alacithal, that means yolk absent. But in the modern day it is wrong, it is not correct, ये करेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कैंट ह्यूमन ओवम इज, तब तो आपको बोलना होगा एलेसिथल, क्योंकि कैंट ने तो यही कहा था। तो अकॉर्डिंग टू कैंट ह्यूमन ओवम इज एलेसिथल, लेकिन मॉडर्न डे रिसर्च इट प्रूव दैट modern day research is proved that human ovum is microleसिथल, human ovum is microleसिथल। माइक्रो मतलब बहुत ही कम मात्रा में, माइक्रो अमाउंट में माइक्रोलेसिथल। तो ह्यूमन ओवम इज माइक्रोलेसिथल, दैट मीन्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट, और बहुत ही कम मात्रा में यॉक होगा तो वाइटोलेनेसिस होगा, और वाइटोलेनेसिस होगा तभी तो यॉक बनेगा। और इस तरह से मॉडर्न डे में हम क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर देखा जाए और पूछा जाए कि ह्यूमन ओवम इज, तो डायरेक्टली आप कहना माइक्रोलेसिथल। कैंट का नाम रहे तब आप जाओगे एलेसिथल में, बट इट इज रॉन्ग थ्योरी। अब ये सही थ्योरी नहीं है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स थे, तो आपको मैंने इस तरह से ये पॉइंट को क्लियर किया कि ग्रोथ फेज में क्या क्या हो रहा है, और ये जो पूरे क्लासिफिकेशन पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया। ओनली ग्रोथ फेज वी हैव टू एक्सप्लेन इन दैट पार्ट। अब ग्रोथ फेज के बाद आपने देखा मैचुरेशन फेज में मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन हो रहे हैं और ओवम का फॉर्मेशन हो रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रियल में ओवम में किस तरह का डिवीजन हो रहा है, और ओवम जो है वो रियल में ओवम के फॉर्म में कब बन रहे हैं, कब कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके।